गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। पोटैटो, इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी, कॉमन नेम आलू। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पोटैटो जो है सबसे पहले अगर हम इसका देखें तो किस रीजन में इसका डोमेस्टिकेशन हुआ है, तो इसका उत्पत्ति का केंद्र सदर्न अमेरिका को माना जाता है। पेरू और बोलीविया तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर 8000 से 5000 बीसी के मध्य यहाँ पर इस फसल का डोमेस्टिकेशन हुआ है। देन इसके बाद यह अन्य क्षेत्रों में फैली है। 16वीं शताब्दी में आलू यूरोप में पहुंचा। फिर भारत में जो आलू का आगमन है वह 17वीं शताब्दी माना जाता है। इस प्रकार हम देखें कि इसका जो मेन सेंटर है वह पेरू और बोलीविया है। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वह चाइना में किया जाता है 23%, देन रशिया में 12%, इंडिया में 8% प्रोडक्शन होता है, यूएसए में 6%, यूक्रेन में 6%, जर्मनी में 4%, पोलैंड में 5% और अदर कंट्रीज में 36% इसका प्रोडक्शन होता है। भारत में इसकी खेती देखें तो कई स्टेट्स में इसकी खेती की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में 35% है, वेस्ट बंगाल में 24%, बिहार में 19%, पंजाब में 5%, गुजरात में 3% और अदर स्टेट्स में 14% इसका प्रोडक्शन किया जाता है। भारत के अंदर हम देखें कि जो आलू का उत्पादन होता है तो ग्रीष्म और शरद दोनों ही ऋतुओं में यह उगाया जाता है। तो हिल एरियाज जो होते हैं वहां पर तो ये समर क्रॉप है जो मार्च से अप्रैल के समय पर इसको उगाया जाता है, और जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर यह सितंबर से जनवरी में उगाया जाता है। तो वहां तो मैदानी क्षेत्रों में ये विंटर क्रॉप है और हिली एरियाज में यह समर क्रॉप है। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं तो जो आलू का पौधा होता है वह हर्बेसियस होता है, 1 वर्षीय यानी एनुअल प्लांट है, शाखित है। यह 1 से लेकर 2 फीट तक होता है, डिपेंड ऑन द वेराइटी कैसी है। रूट जो होती हैं वह अपस्थानिक होती हैं लेकिन शैलो होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। स्टेम हम देखें तो हरा होता है या वॉयलेट पर्पल भी हो सकता है। लीव्स जो इसकी होती हैं कंपाउंड होती हैं, अपोजिट लीफलेट होती है इसमें। फ्लावर जो होता है उसमें अधिकतर कलर जो होता है कोरोला का वो व्हाइट टू पर्पल या वॉयलेट हो सकता है। फ्रूट बेरी होता है। सीड्स हम देखें मस्टर्ड साइज के होते हैं बट नॉट यूज फॉर प्रोपेगेशन, क्योंकि हम देखते हैं कि आलू की जो खेती होती है वह आलू के कंद द्वारा ही, जिसमें आंख जिसे हम कहते हैं कि आलू जो होता है उसके ऊपर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जिनको खेतों में सीड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं से खेती की जाती है। तो एक्चुअल जो सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल आलू की खेती के लिए नहीं किया जाता है। ट्यूबर्स की जो साइज होती है, जो ट्यूबर की जो स्किन का कलर है, यह वैरायटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू का प्लांट आपको दिख रहा है हर्बेसियस है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टेम होता है तो स्टेम से नीचे की ओर आधार पर शाखाएं निकलती हैं, कक्षीय शाखाएं, जिनको हम क्या कहते हैं स्टोलन, और स्टोलन से ही फिर ट्यूबर्स का डेवलपमेंट होता है। इन ट्यूबर्स के ऊपर ही कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जिनको हम आंखें कहते हैं, और इसी से ही आलू का प्रोपेगेशन होता है। मेन स्टेम आपको दिख रहा है, लीव्स कंपाउंड आपको दिख रही हैं, इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर कोरिम्बोज है, फ्रूट आपको बेरी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नाउ कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। सबसे पहले हम सॉइल को देखें तो सभी तरह के सॉइल्स में इसका प्रोपेगेशन किया जा सकता है, खेती की जा सकती है, लेकिन सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल्स इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसकी खेती के लिए हम लोमी और सैंडी लोन सॉइल्स अच्छी होती हैं जिनके अंदर अच्छा एरेशन हो, गुड ड्रेनेज हो, यानी पानी को वह
ज़्यादा स्टोर ना करती हो तो अच्छा ड्रेनेज और एरेशन अगर सॉइल में होता है तो वो सूटेबल है पोटैटो की क्रॉप के लिए। पीएच जो होता है वो 5.2 से 6.4 पीएच इसकी खेती के लिए सही माना गया है। क्लाइमेट हम देखें तो वैसे तो यह टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप है, लेकिन भारत में यह सभी क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसको उगाया जाता है। इसके उगाने के लिए मॉडरेटली हमें कूल टेम्परेचर चाहिए, तो बेस्ट टेम्परेचर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 24 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूबर्स डेवलपमेंट के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो भारत के अंदर समर क्रॉप हिल्स में ये समर क्रॉप के रूप में उगाई जाती है, मार्च अप्रैल इसका उगाने का टाइम होता है, जबकि मैदानों में यह विंटर क्रॉप है और सितंबर से जनवरी में इसको उगाया जाता है। हमने देखा कि जो पोटैटो है उसको हम कैसे उगाते हैं, तो हम आलू के टुकड़े कर दिए जाते हैं ट्यूबर्स के, और प्रत्येक ट्यूबर जिसके अंदर कक्षीय कलिकाएं होती हैं उनको हम उगाते हैं। तो सबसे पहले रोज और फरोज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम खेत की जुताई कर लेते हैं, जब फिर खेतों में हम रोज मतलब फरोज एंड रिजेस बना लिए जाते हैं। जो रिजेस होते हैं ये आपस में 0.9 मीटर अपार्ट होते हैं, और जो रोज होती हैं उनके बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा खेती में करते समय हमें 400 केजी अमोनियम सल्फेट, 500 केजी सुपर फॉस्फेट और 140 केजी पोटेशियम सल्फेट पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो बीज के सोनी जब हम बीज की बुआई करते हैं तो उस समय ये सब हमें फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। द क्रॉप नीड्स इरिगेशन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल में हमें पानी देना आवश्यक है। तो 10 से 15 दिनों के अंतराल में में सिंचाई करना जरूरी होता है। आलू में जब कंद डेवलप होने लगते हैं तो उस समय अगर सिंचाई कर दी जाए तो वो बेस्ट होती है। तो और आलू के पादप के परिपक्वन से लगभग 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि नमी युक्त मृदा में कंद में जो वातावरण बंद होने के कारण कंद सड़ जाते हैं, इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए। आलू के पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए हमें समय समय पर खरपतवार को हटा देना चाहिए। नाउ हम ये देखते हैं कि लॉन्ग डेज, हाई टेम्परेचर और हाई नाइट्रोजन फेवर करती है किसको, वेजिटेटिव ग्रोथ को, जबकि शॉर्ट डेज, लो टेम्परेचर और डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन फेवर्स अर्ली ट्यूबराइजेशन। जो क्रॉप होती है उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, तो जो क्रॉप होती है हमारी वो 3.5 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। देन उसको ट्यूबर्स को हाथों के द्वारा या मैकेनिकली हार्वेस्ट कर लिया जाता है मशीन्स के द्वारा। नाउ इम्पोर्टेंट न्यूली इम्प्रूव्ड वैरायटीज। भारत के अंदर हम देखें तो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कुफरी यानी शिमला में ये स्थापित है। और जो भी यहाँ हमने उन्नत फसलें हम देख रहे हैं यह यहीं पर डेवलप की गई हैं, जैसे कुफरी सिंदूरी, ये 3.5 से 4.5 महीने में ये तैयार हो जाती है। कुफरी चंद्रमुखी, ये भी अर्ली मैच्योरिंग किस्म है और इसके अंदर अट्रैक्टिव ओवल वाइट ट्यूबर्स होते हैं। कुफरी खासी गारो, यह भी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है और ये लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और वायरस रेजिस्टेंस फसल होती है, और यह जो आसाम के हिली रीजन्स में इसको किया जाता है इस किस्म को। नाउ कुफरी चमत्कार, यह भी अर्ली बल्किंग वैरायटी है विद यूनिफॉर्म साइज, शाइनी एंड स्मूथ ट्यूबर्स। कुफरी सेक्ट्रॉन, यह भी एक फ्रोस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में उगाई जाती है। कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, ये जो कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार है ये राजस्थान में उगाई जाने वाली वैरायटीज हैं। इसके बाद कुफरी जीवन, यह एक लेट मैच्योरिंग हाई यील्डिंग वैरायटी है और यह जो वैरायटी है लेड ब्लाइट और वॉट डिजीज से रेजिस्टेंस वैरायटी है। तो हमने यहाँ देखी जो वैरायटीज हैं इनको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी द्वारा तैयार किया गया है। नाउ हम यूजेस देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मोस्टली जो आलू है वो वेजिटेबल के रूप में उपयोग किया जाता है, सभी लोगों को बहुत पसंद भी आलू होता है।
एक जो आलू होता है, कच्चा आलू जो होता है, उसमें 79% वाटर, 17% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन और इसके अलावा इसमें विटामिन B6 और विटामिन C भी होते हैं, लेकिन उबालने पर विटामिन B6 और विटामिन C कम हो जाते हैं। आलू को हम सैलेड के रूप में, आलू को चिप्स के रूप में हम खाते हैं। इसके अलावा आलू को बॉईल करके मैश करके हम उसको दही में या फिर मैश्ड विथ मिल्क बटर और इसको यूज़ करते हैं। हम बेक करके इसको खाया जाता है, बॉईल करके इसको खाया जाता है, आलू के चिप्स के रूप में इसको खाया जाता है। इसके अलावा पोटैटोज को अल्कोहलिक बेवरेज जैसे वोडका बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको फोडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो पोटैटो का जो स्टार्च है, इसको फूड इंडस्ट्रीज में बाइंडर फॉर सूप्स में बाइंडर और थिकनर्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एडेसिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और पेपर्स और बोर्ड्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कंपनीज यह पॉसिबिलिटी ढूंढ रही हैं कि जो वेस्ट पोटैटोज होते हैं उनसे पॉलीलैक्टिक एसिड बनाया जाए, जो प्लास्टिक प्रोडक्शन में ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो पोटैटो स्किन्स अलोंग विद हनी एक रेमेडी के रूप में कई आदिवासी जो इलाके होते हैं उनमें इसको उपयोग किया जाता है। कहीं भी जल जाने पर पोटैटो स्किन और हनी को मिक्स करके लगाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि आलू में विटामिन B, C और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कई इसके आलू के उपयोग हैं। हम कुछ डिजीज यहाँ पर देखते हैं। बैक्टीरियल विल्ट डिजीज, इसका जो पैथोजन है वह है रेलिस्टोनिया सोलेनेसीरम। डिजीज सिम्टम्स हम देखते हैं तो पौधा जो होता है वो मुरझा जाता है, विल्टिंग उसमें हो जाती है। इसके बाद ये डिजीज पूरे प्लांट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में पहुंच जाती है। इसके बाद ये ट्यूबर्स में भी फैल जाती है। तो ट्यूबर को अंदर अगर हम काट के देखें तो हमें ब्लैक कलर के यहाँ पर पैचेस दिखाई देने लगते हैं। Leaves become yellow at their bases, then the whole plant wilt and dies. When stems are cut, a brown colored ring will be visible. इस प्रकार से हम ये देखते हैं सिम्टम्स यहाँ पर हमने देखे कि किस प्रकार से बैक्टीरिया के द्वारा यह डिजीज हो रही है और पूरा प्लांट जो होता है वो मुरझा जाता है। इसके लिए हमें डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पैथोजेंस का है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इस डिजीज के सिम्टम्स हम देखें तो दिस डिजीज डैमेजेस लीव्स, स्टेम्स एंड ट्यूबर्स। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्लिस्टर्स जो होते हैं वह आप यहाँ देख सकते हैं, लीव्स में ब्लिस्टर्स उत्पन्न हो गए हैं। इसके बाद जो पत्ती होती है वह सड़ जाती है और ड्राई हो जाती है। अफेक्टेड स्टेम बिगिन टू ब्लैकन फ्रॉम देयर टिप्स एंड इवेंचुअली ड्राई आउट। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्यूबर्स है, यहाँ पर भी आपको इस तरह से ब्लैक पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा आलू जो होता है वह खराब हो जाता है। यहाँ पर इसके डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें स्प्रे करना चाहिए डाइथेन M45 0.2% और डाइथेन Z78 या फिर जेनेब या डाइफोलेटन का इस्तेमाल किया जाता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पैथोजन है इसका अल्टरनेरिया सोलेनी। यह भी एक फंगस द्वारा होने वाली डिजीज है। यह एक कॉमन डिजीज है। जैसे हमने देखा कि जो अर्ली ब्लाइट डिजीज है या लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज है, ये दोनों फंगस से होने वाली डिजीज हैं और इनसे बहुत ज़्यादा आलू की खेती को नुकसान होता है। इसमें हम देखते हैं कि लीफ पर आप देखो किस तरह से येलो से पैचेस हो रहे हैं। तो पूरे पत्तियों पर लीफ स्पॉट्स और ब्लाइट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो होता है ब्लैक लेसन्स और पूरे पर ब्लैक लेसन्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप ट्यूबर भी देख सकते हैं, पूरे ट्यूबर के ऊपर काले काले ब्लैक लेसन्स डेवलप हो गए हैं। स्पॉट जो होते हैं धीरे धीरे एनलार्ज हो जाते हैं और पूरे प्लांट्स पे और पूरे ट्यूबर्स पे ये ब्लैक स्पॉट्स कवर कर लिए जाते हैं। इस डिजीज को रोकने के लिए, मैनेजमेंट के लिए स्प्रे किया जाता है डाइएथेन
डाइथेन M45 0.2%। तो इस प्रकार स्प्रे करके और रेजिस्टेंस वैरायटीज का इस्तेमाल करके इस डिजीज का मैनेजमेंट किया जा सकता है। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज GDB GGC कोटा। धन्यवाद।